इस बिल ऑफ एक्सचेंज की रिवीजन हमने कल स्टार्ट की थी। इलस्ट्रेशंस हमारे सारे कंप्लीट नहीं हुए थे, एकोमोडेशन बिल्स के बाकी थे। ओके, एंड ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस वेर होमवर्क। सो वो कंप्लीट हो गया। उसमें कुछ डाउट है? सो अभी डाउट नहीं है उसमें। ओके, सो डायरेक्टली एकोमोडेशन बिल को जाते हैं। ओके, एकोमोडेशन बिल्स का मीनिंग क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन। सो उसमें ड्रॉवर एंड ड्रॉई, डेटर एंड क्रेडिटर इस रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं, मतलब उनके बीच में परचेज सेल की ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। सो दोनों पर्सन्स को, ड्रॉवर एंड ड्रॉई या वन ऑफ द पर्सन को कैश की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो एक पर्सन बिल ड्रॉ करता है, दूसरा पर्सन वो एक्सेप्ट करता है, फिर उस बिल का क्या होता है आगे? उसका डिस्काउंटिंग करना ही पड़ता है कंपलसरी, तो ही पैसे मिलेंगे ना बैंक से। सो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कैश की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम बिल ड्रॉ कर रहे हैं। सो बिल ड्रॉ किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, फिर डिस्काउंटिंग हुआ, फिर जो पैसे आते हैं देन आगे क्या करता है? ड्रॉवर को मिलेंगे वो पैसे, क्योंकि ड्रॉवर बिल डिस्काउंटिंग करेगा विद द बैंक। सो जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वैसे वैसे एंट्रीज हो जाएंगे। सो कैश आने के बाद आगे ड्रॉवर क्या करता है पता है? हाँ, करेक्ट करेक्ट। सो जो ड्रॉई है उसको कैश दी जाती है, करेक्ट। एंड कितनी कैश देनी है? 50-50%, जो भी रेशो डिसाइड हुआ है उस प्रपोर्शन में वो कैश डिवाइड की जाती है। सो ड्रॉई रिसीवर होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट जो डिस्काउंट चार्ज किया है वो भी उस रेशो में डिवाइड करना पड़ता है, करेक्ट। एंड देन ऑन ड्यू डेट क्या होता है आगे? हाँ, कौन इंसॉल्वेंट हो सकता है? करेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ करेक्ट। सो हाँ, आइडियली ड्रॉई के पास बैंक जाने वाली है ना ऑन ड्यू डेट। ओके, सो ड्रॉवर के पास जो भी अमाउंट थी वो ड्रॉवर ने ऑन ड्यू डेट ड्रॉई को पे करनी है, एंड देन ड्रॉई विल पे द एंटायर अमाउंट ऑफ बिल टू द बैंक। ओके, बट अगर ड्रॉवर ने पेमेंट नहीं किया ड्रॉई को, तो ड्रॉई को क्या करना पड़ता है? बैंक को तो पैसे देने पड़ेंगे। देन ड्रॉई अगेन बिल ड्रॉ करता है। सो अभी ड्रॉई ड्रॉवर बन गया, एंड देन वो एक्सेप्ट करने के लिए ड्रॉवर को देता है। तो जो फर्स्ट सिचुएशन में ड्रॉवर था वो अभी ड्रॉई बन गया ना। ओके, सो वो एक्सेप्ट करके अभी जो पहला ड्रॉई था, अभी जो नया ड्रॉवर है, नया ड्रॉवर बैंक में जाके उसका डिस्काउंटिंग करता है, उससे जो पैसे मिलते हैं उस पैसों से फर्स्ट बिल का पेमेंट करता है वो। ओके, एंड नया बिल जो डिस्काउंटिंग किया है उसमें से कुछ पार्ट भी किसको मिलेगा? पुराने ड्रॉवर को शेयर मिलता है। ओके, सो जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वैसे वैसे आपको एंट्री करते जाने हैं, ठीक है। एकोमोडेशन बिल के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इलस्ट्रेशन 9 है वो सॉल्व करते हैं हम। ये नॉर्मल वाला है, मतलब परचेज सेल की ट्रांजैक्शन पहले हुई है एंड देन बिल ड्रॉ किए हैं, ये करते हैं एंड देन एकोमोडेशन बिल्स के स्टार्ट करते हैं। नाउ इसमें क्या क्या करना है देखो, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी, जॉर्ज एंड जैक। ओके, मतलब फर्स्ट टाइम हैरी बनना है, देन जॉर्ज बनना है, देन जैक बनना है। सो ऑन 1 जुलाई 2022 जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर ₹1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। सो इसमें म्यूचुअल एकोमोडेशन का भी कुछ पार्ट है। ओके, सो यहाँ पर ड्रॉवर जॉर्ज है तो पहले हम हैरी नहीं बनते, पहले जॉर्ज बनेंगे, वो इजी जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ड्रॉवर के एंगल से फास्ट एंट्रीज आते हैं। सो जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी
फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। मतलब क्या, जॉर्ज एंड हैरी के बीच में कुछ परचेज सेल की ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई है कुछ भी, क्योंकि ये जो फर्स्ट बिल ड्रॉ किया है वो फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए है, मतलब फंड्स के लिए। ओके, सो जॉर्ज बने हो आप, जॉर्ज के बुक्स में क्या एंट्री होगी? हाँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट। सो हम जॉर्ज के बुक्स में हैं, हाँ पहले बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री हो गई 1,80,000। नेक्स्ट, हैरी accepted the bill of exchange. George had purchased goods worth rupees 1,81,000 from Jack on the same date. Correct. Purchases to Jack. Purchases account debit to Jack account 1,81,000. So हम जॉर्ज है, ये आपके दिमाग में फिट बैठा है। जॉर्ज endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement. Jack account debit to bills receivable to discount. ओके, रिबेट कब होता है? रिटायरमेंट ऑफ बिल। ओके, यहाँ पर फुल सेटलमेंट में हम बिल एंडोर्स कर रहे हैं, सो 1,000 का डिस्काउंट मिला है ना, क्योंकि हमारा बिल कितने का है? 1,80,000 का। जैक को एंडोर्स किया है, सो जैक कौन हुआ? एंडोर्सी। सो डेबिट द रिसीवर, सो जैक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू रिबेट। यहाँ पर भी रिबेट दिया है बट एक्चुअली डिस्काउंट। ओके, सो 1,81,000, 1,000, 1,80,000। On 1st September 22, Jack purchased goods worth rupees 1,90,000 from Harry. नहीं आएगी, बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। जैक endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry. No entry. On 1st October 22, Harry purchased goods worth rupees 2 lakh from George. करेक्ट करेक्ट, हैरी ने परचेस किया है, हमने सेल किया है, सो हैरी टू सेल्स 2 lakh. हैरी टू सेल्स 2 lakh. Harry paid the amount due to George by check. Correct, bank to Harry, and amount 20,000 आ गई। हाँ करेक्ट। ओके, हैरी ने हमें पहले ही एक बिल दिया था ना 1,80,000 का, वो बिल हमने एडजस्ट कर दिया 2 lakh के अगेंस्ट, इसलिए अभी वो 20,000 ही देगा। ओके, अमाउंट रिसीव फ्रॉम जॉर्ज आफ्टर, हाँ अमाउंट रिसीव फ्रॉम हैरी करो, ये भी कंफ्यूज हो गए। जॉर्ज के बुक्स में अमाउंट रिसीव फ्रॉम जॉर्ज कैसे होगा ना, अमाउंट रिसीव फ्रॉम हैरी आफ्टर एडजस्टिंग 1,80,000 फॉर एकोमोडेशन एक्सटेंडेड बाय हिम। ठीक है, ओके, सो जॉर्ज के एंगल से समझ में आ गया। अभी हैरी के एंगल से करते हैं ना ड्रॉइंग। अभी हैरी है, हाँ सब। ऑन 1st July 22, जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ करेक्ट, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. George had purchased goods worth rupees 1,81,000 from Jack on the same date. No entry. George endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement. No entry. On 1st September 22, Jack purchased goods worth rupees 1,90,000 from Harry. Jack to sales. Jack to sales. Correct. 1,90,000. Jack endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry.
Jack endorsed the bill received from George to Harry. हाँ, आणि 9,000 पेड. जैक को सेल किया है आपने 1,90,000 का, तो जैक से क्या क्या आने वाला है आपको? बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल एंड डिस्काउंट. करेक्ट, क्योंकि 1,90,000 सेल्स की अमाउंट है, बिल का अमाउंट है 1,80,000. यही बिल घूम रहा है 1,80,000 वाला. 9,000 की कैश हो गई, तो ये टोटल 1,89,000. सो हमने 1,000 का डिस्काउंट अलाउड किया. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू जैक, 1,90,000 कंप्लीट हो गए. ओके, डिस्काउंट आया कैसे समझा आपको कि डिस्काउंट दिया है? बिकॉज ऑफ फुल सेटलमेंट इस वर्ड से. करेक्ट. ऑन 1st October 22, Harry purchased goods worth rupees 2 lakh from George. Purchases to George, ये 2 lakh. Harry paid the amount due to George by check. Correct, George to bank. ये जॉर्ज टू बैंक 20,000, क्योंकि जॉर्ज को आपने पहले बिल दिया था ना एक्सेप्ट करके 1,80,000 का, एंड अभी आपने परचेसेस किए 2 लाख के, तो अभी आप उसको सिर्फ कितना पेमेंट करोगे? 20,000 का ही पेमेंट करोगे. ठीक है, ओके. अभी ये जो बिल आपने एक्सेप्ट किया था, अभी हम हैरी है, हमने एक्सेप्ट करके जॉर्ज को दिया था, जॉर्ज ने जैक को दिया एंड जैक ने हमें ही दिया है. ओके, तो हमारा ये एक्सेप्टेंस हमें मिल गया है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? कैंसल आउट. बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल, ओन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ओन एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम जैक एंडोर्समेंट कैंसल्ड. ओके, या ओन एक्सेप्टेंस कैंसल्ड, ओन एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम जैक कैंसल्ड. ओके, सो ये एक एडिशनल एंट्री हैरी के बुक में आ रही है. ठीक है, अभी आपको बनना है जैक. On 1st July 22, George drew a bill for 1,80,000 for 3 months on Harry for a mutual accommodation. No entry. Harry accepted the bill of exchange. George had purchased goods worth rupees 1,81,000 from Jack on the same date. George to sales, correct, 1,81,000. ये एंट्री हो गई. George endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement. Bills receivable account debit to George, correct. Bills receivable account debit 1,80,000, discount account debit 1,000 to George account 1,81,000. अभी जैक के एंगल से सोचना है हाँ आपको. On 1st September 22, Jack purchased goods worth rupees 1,90,000 from Harry. Purchases to Harry 1,90,000. Jack endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry. Correct. So ये purchases to Harry, then Harry account debit 1,90,000 to bills receivable 1,80,000 to bank 9,000 to discount 1,000. On 1st October 22, Harry purchased goods worth rupees 2 lakh from George. Harry paid the amount due to George by check. ये एंट्रीज नहीं आएंगे. वेरी गुड. Okay, now we will start with accommodation bill examples. Give journal entries in the books of X and Y. दोनों के बुक्स में एंट्रीज करने हैं. X draws on Y a bill of exchange for 30,000
On 1st April 22 for 3 months, Y accepts the bill and sends it to X, who gets it discounted for 28,800. So first entry in the books of X करने वाले हैं ना हम. Bills receivable account debit to Y account 30,000. Then who gets it discounted for 28,800? Bank account debit to bills receivable 28,800. Discount account debit 1,200 to bills receivable 30,000. X immediately remits 9,600 to Y. So आपको 1,200 टोटल डिस्काउंट है ना, 9,600 आप दे रहे हो, आपको टोटल रिसीव हुए हैं 28,800. ये टोटल रिसीव्ड है ना फ्रॉम बैंक, उसमें से 9,600 आप Y को दे रहे हो, तो उसी प्रपोर्शन में डिस्काउंट दो उसको Y को. $400. Okay, so Y is the receiver. Y account debit to bank to discount, ऐसे एंट्री होगी. Y account debit होगा 10,000 to bank 9,600 to discount 400. ओके, ये क्लियर हुआ. नेक्स्ट, on the due date, X being unable to remit the amount due, accepts a bill for rupees 42,000 for 3 months, which is discounted by Y for 40,110. So on due date क्या हुआ, हम X है ना अभी, X being unable to remit the amount due, so बाकी की अमाउंट जो है वो X ने पे करनी चाहिए थी ना Y को ऑन ड्यू डेट. कितनी अमाउंट X ने पे करनी चाहिए थी Y को ऑन ड्यू डेट? हाँ, सो अमाउंट क्या आ रही है? कुछ नहीं, 10,000 तो उसको दिए ना हमने पहले ही Y को. हाँ, 20,000 देनी है. ओके, देखो आपको बैंक को देते वक्त फुल 30,000 अमाउंट देनी पड़ती है. बैंक ने आपको 28,800 ही दिए उनके चार्जेस लगा के, बट रिटर्न करते वक्त पूरा 30,000 रिटर्न करना है. ओके, सो 1,200 जो चार्जेस हमें लगे, मतलब X को, उसमें से हमने 400 चार्जेस इसको चार्ज कर दिया Y को, तो मतलब Y को हमने बेसिकली 1/3 अमाउंट दी है. तो 10,000 पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी Y की है टू बैंक. ओके, एंड Y एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, X से, कि 20,000 ये हमें देगा, 10,000 मेरे है, ऐसे टोटल 30,000 बैंक हो जाएंगे. बट प्रॉब्लम क्या हुआ, X ने जो 20,000 दिए ही नहीं ऑन ड्यू डेट. ओके, एंड X ने उसके लिए क्या किया, नया बिल एक्सेप्ट किया 42,000 का ऑन ड्यू डेट. X बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, सो अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू. ये अमाउंट ड्यू कितनी थी, 20,000. उसने नया बिल एक्सेप्ट किया है 42,000 का. तो अभी क्या एंट्री होगी, हमने बिल एक्सेप्ट किया उसकी, हाँ, Y टू बिल्स पेएबल 42,000. करेक्ट. सो ये एंट्री आ गई. नेक्स्ट. ओके, अभी देखो X हमने ड्यू डेट पे 20,000 Y को पे नहीं किए हैं. ओके, बट Y को बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा. Y ने बैंक को पेमेंट किया, वो एंट्री X के बुक्स में नहीं आएगी. ठीक है, सो डायरेक्टली नया बिल एक्सेप्ट किया, उसकी एंट्री आई 42,000 की. आगे डिस्काउंटिंग किया है Y ने 40,110. इसकी एंट्री आएगी हमारे बुक्स में, Y ने डिस्काउंटिंग किया. करेक्ट, करेक्ट. सो ये भी एंट्री नहीं आएगी 40,110 की. आगे Y सेंड 6740 टू X.
सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 2y, बट वो भी डिस्काउंट भेजेगा ना हमें, जैसे हमने उसको 1/3 डिस्काउंट दिया वैसे ही वो भी हमें भेजेगा. सो डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2y. करेक्ट. वो अमाउंट पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये एंट्री बताई आपने, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2y. बैंक अकाउंट में 6740 आ गए, बट ये कैलकुलेशन पता है क्या आपको? हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो देखो पहले हमने कैसे किया था, 28,800 टोटल रिसीव हुए थे बैंक से, उसमें से 9,600 वाई को दिए थे. तो उसी प्रोपोर्शन में ये जो 1,200 टोटल डिस्काउंट हुआ था उसी प्रोपोर्शन में आपने वाई को ट्रांसफर किया था डिस्काउंट. ओके. अभी उसको कितने मिले हैं देखो, 40,110 मिले हैं टोटल. उसमें से हमें कितने आए हैं? 6740. ओके. 40,110. हाँ, ये टोटल उसने रिसीव किए थे फ्रॉम बैंक. ये 6740 हमें मिले हैं. एंड ये 20,000 कहाँ से आ गए? जो हमने पहले नहीं दिए थे ना उसको. ओके. उस 20,000 का डिस्काउंट भी वो हमें चार्ज करेगा. ओके. सिर्फ इस प्रोपोर्शन में नहीं, वो 20,000 का डिस्काउंट भी हमें अभी लगने वाला है. ओके. एंड टोटल डिस्काउंट कितना आ रहा है? तो 42,000 का बिल था माइनस 40,110. ये टोटल डिस्काउंट है ना 1890. 1890. ओके. सो हमें बेनिफिट रिसीव हुआ है, एक्चुअली इतना रिसीव हुआ है बेनिफिट. कैसे? क्योंकि ये 20,000 हमने दिए ही नहीं ना उसको. ओके. तो एक्चुअली टोटल बेनिफिट रिसीव्ड कितना है कि जो हमें बैंक से 20,000 पहले के मिले थे वो हमने वापस ही नहीं किए. मतलब हमने आइडियली वाई को देने चाहिए थे ना वो ऑन ड्यू डेट, तो वो दिए ही नहीं, तो वो बेनिफिट रिसीव किया है. प्लस नए बिल में 6,740 का बेनिफिट रिसीव किया है. सो आप जितना बेनिफिट रिसीव करोगे उस प्रपोर्शन में आपको डिस्काउंट भी बेयर करना पड़ेगा. ओके. जैसे वाई ने 9,600 का बेनिफिट रिसीव किया था तो उस प्रपोर्शन में उसको डिस्काउंट चार्ज किया. तो जितना बेनिफिट हमने रिसीव किया है उतना डिस्काउंट हमें बेयर करना पड़ेगा. ठीक है. एंड इसका थ्योरी इधर दिया है आपको, अगर थ्योरी पढ़ना है. इलस्ट्रेशन 9 के ऊपर का पैराग्राफ देखो. एकोमोडेशन बिल्स का जो पैराग्राफ है ना, पेज नंबर 6.21. हाउएवर इट मे सो हैपन दैट द ड्रॉवर is not able to remit the proceeds to drawee on the due date. Okay, drawer on due date is unable to pay proceeds to drawee. In such a case, the drawee may draw a bill on the drawer and get it discounted with the bank to honor the first bill. यहाँ तक समझा? If the new drawer, that is drawee of the first bill, also remits some proceeds of the new bill to the new drawee who is the drawer of first bill, then the proportion of discount to be borne by new drawee will be based upon the proceeds remitted. proceeds remitted थे 6,740 हमारे केस में, as well as the benefit obtained by him on the first bill, that is 20,000. That is by not paying the amount due to the original drawee on due date. उसको benefit received बोल रहे हैं वो. Benefit obtained by him on first bill, that is by not paying the amount due to the original drawee on due date. वो कितना था? 20,000 था. उस प्रपोर्शन में वो बोल रहे हैं कि डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा न्यू ड्रॉई को, जो प्रीवियस
ड्रॉवर था। ओके, सो ये ऐसे पढ़ा होता तो कुछ समझता ही नहीं ना, तो इसलिए वो एग्जाम्पल थ्रू ही फास्ट समझता है। ओके, क्लियर हुआ? सो कैलकुलेशन एक बार चेक करो करेक्ट है क्या। 26,470 डिवाइडेड बाय 40,110 इंटू 1890 हाँ ठीक है। 1260 हाँ, एंड देन इन दोनों की टोटल करके ये लिख दो 2Y अकाउंट 8000, 6740 प्लस 1260 8000। ओके, सो अभी कहाँ तक आ गए हम? Y ने रेमिट किया X को, आगे क्या दिया है? बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल X बिकम्स बैंकरप्ट, हिज एस्टेट पेइंग 50 पैसे इन अ रूपी। सो बैंकरप्ट मतलब दो एंट्रीज, पहले डिसऑनर की एंट्री करो। सो कितने का बिल एक्सेप्ट किया था हमने? ये ना 42,000 का। सो अभी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू Y अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट प्रिंट हुई है क्या आपके बुक में? हाँ लिखो वहाँ पर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 42,000 टू Y अकाउंट 42,000। हाँ, एंड अभी 50 पैसे इन अ रूपी, तो उन्होंने ये एंट्री आपको पता है Y अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, यहाँ पर ड्रॉ ही है ना क्योंकि हम, बट आपको एक्सप्लेन करना है ये अमाउंट्स किधर से आए। ये 50 पैसे इन अ रूपी ये समझा मुझे, हाफ किया है 28,000 का, हाफ, बट 28,000 कैसे आया? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। सो पहले के 20,000 नहीं पे किए थे ना हमने Y को, एंड अभी के 8,000 पे करने थे। 8,000 उससे 6740 आए एंड 1260 का डिस्काउंट, ऐसे टोटल Y को 8,000 देने हैं। एंड पहले कितने देने थे? 20,000, अभी कितने देने हैं? 8,000, ऐसे वो 28,000 आ गए। उसमें से 14,000 पे किए टू बैंक एंड बाकी के डेफिशिएंसी। ओके, ये एक मेथड हुआ अमाउंट ड्यू फाइंड आउट करने का। एंड दूसरा मेथड क्या है? जहाँ जहाँ पर Y अकाउंट आ रहे हैं, सो करो ये। फर्स्ट एंट्री में 30,000 है ना क्रेडिट साइड को, सो 30,000 लो कैलकुलेटर पे। सेकेंड एंट्री में Y नहीं है, सेकेंड एंट्री में, थर्ड एंट्री में 10,000 का डेबिट, सो माइनस 10,000। नेक्स्ट एंट्री में 42,000 माइनस में जाएगा अभी अमाउंट वो। नेक्स्ट एंट्री में प्लस करो 8,000 एंड उसके नेक्स्ट एंट्री में 42,000 प्लस करो। हाँ, Y का बैलेंस आ गया 28,000। ओके, सो एग्जाम में दिमाग नहीं चल रहा है तो ये प्लस माइनस कर दो एंड जो बैलेंस आएगा इट इज पेएबल टू Y। ओके, मतलब हमने लेजर अकाउंट रफ में करने की जगह कैलकुलेटर पर लेजर अकाउंट किया एंड बैलेंस फाइंड आउट किया है। ठीक है, सो ये X के बुक्स में एंट्रीज हो गए। इसमें से सबसे चैलेंजिंग एंट्री कौन सी है? हाँ, एंट्री भी चैलेंजिंग नहीं है एक्चुअली, सो वो अमाउंट, हाँ ओके, वो प्रैक्टिस से ही आपको याद रहेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, आपको वो इजी हो जाएगा। ओके, एंट्री भी एक्चुअली इजी है, पैसे आ रहे हैं, सो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसों के साथ डिस्काउंट भी आने वाला है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू Y। अभी आपको बनना है Y, अभी Y के एंगल से सब सोचना है। सो Y पहले ड्रॉई है एंड बाद में ड्रॉवर है। हाँ, X draws on Y a bill of exchange for 30,000 on 1st April 22 for 3 months. Y accepts the bill and sends it to X.
हम्म. नंतरच्या केसमध्ये टोटल 42,000चं बिल ड्रॉ केलं होतं, पण त्यातलं ते 20,000 त्याच्याकडे रिसिवेबल होतं. तर बाकीची जी उरलेली अमाऊंट आहे ती ड्रॉवरलाच लागत होती, म्हणून त्यांनी इन्क्लुडिंग मध्ये ड्रॉ केलं होतं. हां, करेक्ट करेक्ट. म्हणून त्याला लास्ट एंट्रीमध्ये अख्खा 42,000 पण डिवाइड नाही केला. हां, बरोबर. ओके, 42,000 में से 20,000 ही उसको लग रहे थे ना. हाँ, सो बाकी की अमाउंट और उसको भी लग रही थी. हाँ, करेक्ट. यस, सो ये फर्स्ट एंट्री क्या होगी वाई के बुक्स में? हाँ, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 30,000. करेक्ट, फर्स्ट एंट्री. Then who gets it discounted for 28,800? No entry. Correct. X immediately remits 9,600 to Y. करेक्ट. और अभी आपको अमाउंट्स भी पता है. बैंक अकाउंट डेबिट 9,600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400, टू एक्स 10,000. अमाउंट कैसे आई? इस प्रपोर्शन में. On the due date, X being unable to remit the amount due, accepts a bill for 42,000 for 3 months, which is discounted by Y for 40,110. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरे को बिल पे करना पड़ेगा जो ड्रॉ किया है 30,000 वाला. नहीं, वो पहले मत करो, वो बाद में करो एंट्री, क्योंकि पैसे आने चाहिए ना नए बिल के. 20,000 एक्स ने नहीं दिए, इसलिए वाई को नया बिल ड्रॉ करके एक्स से एक्सेप्ट करके बैंक में जाके डिस्काउंटिंग करके पैसे आने के बाद. हाँ हाँ हाँ. बिल्स रिसीवेबल टू एक्स 42,000 एंड डिस्काउंटिंग की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू. करेक्ट. ओके, सो फर्स्ट टू ये एंट्रीज आएगी. लॉजिक समझा आपको? हाँ. एंड देन बिल्स रिसीवेबल टू एक्स, देन बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, देन पैसे ये आ गए, इसमें से 30,000 दिए बिल्स पेएबल टू बैंक. करेक्ट. अभी इसमें से रेमिट किया है ना कुछ तो एक्स को. Y sends 6740 to X. करेक्ट. X अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट. करेक्ट. एंड ये अमाउंट कैसे आ गई? 1260. तो टोटल रिसीव्ड थे 40,110. 20,000 का बेनिफिट X का एंड अभी का बेनिफिट. सो उस प्रपोर्शन में 1890 का डिस्काउंट ट्रांसफर हुआ. ये दिए उसको 6740, एक्स को दे दिए. देन बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट, हिज स्टेट पेइंग 50 पैसे इन अ रूपी. करेक्ट. एक्स टू बिल्स रिसीवेबल डेटर बन गया ना फिर से. वो कितने का? इधर 42,000. हाँ, रिवर्स कर दी. हाँ, एक्स टू बिल्स रिसीवेबल 42,000. सॉरी. हाँ, डिस्काउंटिंग किया है एक्स टू बैंक. हाँ, 42,000. डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड. हाँ, एक्स टू बैंक 42,000. एंड नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स. ओके, सो 20,000 एंड 8,000. पहले के 20,000 रिसीवेबल थे, अभी के 8,000. नहीं तो सेकेंड ऑप्शन क्या है? हाँ, डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करते जाओ. ओके. काय? हाँ, करेक्ट. ओके. हाँ, ओके. बिल्स ऑफ कलेक्शन
ये पता है? ओके, यहाँ पे हम काम करने को देते हैं बैंक को, हाँ, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये पता है ना? सो जब बिल सेंड करते हैं टू बैंक फॉर कलेक्शन तो एंट्री बिल्स फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल, एंड जब रियलाइज अमाउंट रियलाइज मतलब ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड, बैंक टू बिल्स फॉर कलेक्शन, एंड इफ इट इज नॉट ऑनर्ड, डिसऑनर्ड के केस में ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। ये बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक्स भी होते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक। ओके, सो ट्रू और फॉल्स में पूछा था ये। ओके, एंड कुछ स्टूडेंट्स ने फॉल्स लिखा था, ओनली परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आर सब्सिडियरी बुक्स। ये रीजन था व्हाई दिस सेंटेंस इज फॉल्स, क्योंकि वो 4 ही सब्सिडियरी बुक्स होते हैं। ओके, तो ये भी क्या है, सब्सिडियरी बुक्स का ही पार्ट से दिया है, देखो यहाँ पर, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक्स आर जर्नल्स टू रिकॉर्ड chronological order the details of bills receivable and bills payable. When large number of bills transaction take place in an organization, it is convenient to maintain these books. Otherwise वो हम जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड करते हैं, और उसका ऐसे फॉर्मेट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। प्रिपेयर बिल्स रिसीवेबल बुक, प्रिपेयर बिल्स पेएबल बुक, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आपको, बट ट्रू और फॉल्स के लिए सिर्फ इसको याद रखो कि ये भी सब्सिडियरी बुक्स होते हैं। जनरली ज़्यादा यूज नहीं होता है बिल ऑफ एक्सचेंज प्रैक्टिकल लाइफ में। ओके, रेयरली यूज होता है, अभी भी यूज होता है। ओके, वो हर्षद मेहता केस वाला देखा था क्या आपने, वेब सीरीज हर्षद मेहता स्कैम? वो पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज की वजह से ही था। ओके, वो ऐसे ही बिल ड्रॉ करता था, उसका डिस्काउंटिंग करता था बैंक में, एंड बैंक से जो पैसे मिलते थे वो स्टॉक मार्केट में डालता था बिल डिस्काउंटिंग करके, जो क्योंकि वो ड्यू डेट पे देना होता है ना पैसा, तो 3 महीने के लिए डाल दो स्टॉक में, 2 महीने के लिए डाल दो, एंड देन वो डूब गया ऐसे ही। एंड ऐसे बहुत पैसे लिए थे उसने बैंक से, मतलब उसमें बैंक का मैनेजर भी इन्वॉल्व था कि जो इतना पैसा उसको दे रहा था, एंड एक दिन वो बैंक ही डूब गई उसकी वजह से, इतने पैसे उसने लिए थे। सो वो पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का ही खेल था, और फिर उसकी वजह से इतने रूल्स चेंज हो गए सभी, क्योंकि लोग ऐसे करने लगे, मतलब रूल्स में कुछ तो फॉल्ट है, लॉ कम पढ़ रहा है ना, रेगुलेशंस कम पढ़ रहे हैं। सो वो 1992 का स्कैम बहुत पॉपुलर हुआ था। आप फाउंडेशन एग्जाम के बाद देखो वो वेब सीरीज, तो पूरा ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक का कितना प्रैक्टिकल यूज किया है मैम, ऐसे होगा आपको। ओके, बुक के सारे हो गए क्वेश्चंस। ओके, आपको एग्जाम में से मैंने Jan 25 का दिया था, हो गया है, उसके सजेस्टेड आंसर्स नहीं आए हैं ना अभी तक। ओके, सो ओरली डिस्कस करते हैं, सो जिया का भी रिवीजन हो जाएगा। जिया अभी के एग्जाम में Jan 25 5 मार्क्स के लिए ही आया था बिल ऑफ एक्सचेंज, वो उनको होमवर्क के लिए दिया था। सो ये ओरली अभी डिस्कस करते हैं। किसके बुक्स में एंट्रीज पूछे हैं, देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। सो मिस्टर ए एक्सेप्ट्स 2 bills of exchange on 1st June 24 for 1,50,000 and 60,000 drawn on him by Mr. B. So actually B drawer ही है। So first entry क्या की? Correct. Bills receivable 1, 1,50,000. Bills receivable 2, 60,000. 2A account 2,10,000. The bill of exchange for 1,50,000 is for 2 months, while the bill of exchange for 60,000 is for 3 months. Mr. B got the first bill discounted with the bank for 1,49,000 on June 3, 2024. One account. Bank account debit 1,49,000, discount account debit 1,000, to bills receivable one account 1,50,000.
On August 2, 2024, Mr. A requested Mr. B to cancel both the bills and drew a new bill on him with the combined amount of both the bills along with interest at 12% per annum for a period of 2 months. हाँ करेक्ट. A account debit to bank to bills receivable to account. A account debit 2,10,000 to bank 1,50,000. हाँ टू बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट 60,000. सो रिन्यूअल के केस में 4 एंट्रीज होते हैं. हाँ 4 स्टेप्स थे ना वो, उसमें से डिसऑनर की हो गई. देन पार्ट पेमेंट कुछ नहीं मिला है. इंटरेस्ट हाँ ए से रिसीवेबल है, ए टू इंटरेस्ट करेक्ट. हाँ सो 2,10,000 इंटू 12% इंटू 2 months ना 4,200. ए टू इंटरेस्ट. पार्ट पेमेंट रिसीव्ड कुछ नहीं है. सो न्यू बिल. बिल्स रिसीवेबल टू ए. बिल्स रिसीवेबल 3 किया है क्या उसको या नहीं? ओके फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए. नहीं ठीक है. 2,14,200. Mr. A becomes insolvent and only 40 paise in a rupee could be recovered from his estate. हाँ A's account debit to bills receivable 2,14,200. Then correct. हाँ 85,680 is bank account debit. Bad debts account debit 1,28,520 to A 2,14,200. ओके. ये आपका 8.5 मिनट्स में होना चाहिए सॉल्व करके. हाँ 8.5 9 मिनट्स में होना चाहिए. हाँ ओके 8 मिनट्स में होना चाहिए. ओके सो ये कैलकुलेशन कैसे बताती हूँ. 3 आवर्स मिलेंगे आपको, मतलब 180 मिनट्स मिलने वाले हैं. 180 मिनट्स में से 10 मिनट्स निकाल दो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा काम करना होता है आपको. अटेंडेंस शीट पे साइन करनी है, एडमिट कार्ड दिखाना है, एडमिट कार्ड के पीछे वो साइन करेंगे सुपरवाइजर. उसके बाद बारकोड स्टिकर दिया जाता है, वो आपके आंसर शीट पे लगाना होता है स्टिकर. उसके बाद फ्रंट पेज फिलअप करना है. फ्रंट पेज फिलअप करने में टाइम लगता है. सो हमारी जो टेस्ट सीरीज की आंसर शीट है वो सेम है जैसे मेन एग्जाम की है. तो वो 4 बार आप वो आंसर शीट फिलअप करने वाले हो बिफोर मेन एग्जाम. सो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कितना टाइम जाता है, क्योंकि वो 6 डिजिट का रोल नंबर लिखना है, उसके डिजिट्स के सर्कल्स डार्क करने होते हैं 6 डिजिट्स. हाँ फिर वो नंबर वर्ड्स में भी लिखना है. फिर आपको सिग्नेचर, वहाँ पर आपकी सुपरवाइजर की सिग्नेचर, बारकोड स्टिकर, फिर बाकी इंग्लिश मीडियम वगैरह लिखना है, कौन सी एग्ज़ाम है, उसके बाद पेपर नंबर क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं उसके सामने टिक मार्क करना है. और क्वेश्चन पेपर पे सब्जेक्ट टाइप नहीं किया रहता है, कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए ना, पेपर लीक नहीं होना चाहिए. तो सिर्फ 3 लेटर्स होते हैं, पेपर कोड बोलते हैं उसको. ओके वो पेपर कोड से ही सब सुपरवाइजर को वगैरह पेपर कोड ही पता रहता है. सो सुपरवाइजर को भी पता नहीं है आज कौन सा पेपर है, आज ABC पेपर है, आज XYZ पेपर है, आज QR कोड का पेपर है. ओके सो इसलिए आपने कभी न्यूज़ में देखा नहीं हुआ कि CA के पेपर लीक हो गए. ओके सेट भी 4 सेट बनाए जाते हैं, उस चारों सेट्स के प्रिंट निकाले जाते हैं. ओके बट एक्चुअल 4 सेट में से कौन सा सेट एग्जाम सेंटर पे जाने वाला है वो भी किसी को पता नहीं रहता है. इतना कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं, वही तो प्रोफेशनल लेवल हो गई ना. सो वो 3
जो पेपर कोड है 3 लेटर्स का, उसके सर्कल्स भी डार्क करने होते हैं। सो ऐसे बहुत कुछ करना है। सो इसलिए आप 170 मिनट्स ही हम काउंट करेंगे पेपर लिखने के लिए। हमारे पास है 170 मिनट्स अपॉन 100 मार्क्स, सो 1.7 मिनट है पर मार्क। तो अभी 5 मार्क का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने 8.5 बताया आपको। ओके, 10 मार्क का क्वेश्चन 17 मिनट्स में होना चाहिए। ठीक है, अभी आपका एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, ये पता है ना आपको। एक क्वेश्चन पूरा, ये 5 है, 10 + 5 एंड सी भी 5 मार्क्स का होगा। ओके, सो एक क्वेश्चन 20 मिनट्स, सो सॉरी 20 मार्क्स, सो 1.7 इंटू 20, 34 मिनट्स में आपका एक क्वेश्चन, मतलब हाफ एन आवर में एक क्वेश्चन होना चाहिए अराउंड। मेन पूरा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 34 मिनट्स में। हाँ 10 मार्क्स 12 मार्क्स, बड़ा है तो वही 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होगा। बट कभी ऐसे 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं पूछते। आप सारे पेपर्स देखो, हमेशा कॉम्बिनेशन ही आता है। 15 + 5 होगा मैक्सिमम, 16 + 4 भी नहीं है कहाँ पर भी, 15 + 5 है या 10 + 5 + 5। अभी ये देखो, ये 15 मार्क्स का है, मतलब इसका दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क का होगा। नहीं, विच एवर इज हायर का रूल है। हाँ हाँ हाँ, तसा रूल होता आधी, नाउ रूल इज चेंज। करेक्ट करेक्ट, आधी तसाच रूल होता, नाउ द रूल इज विच एवर इज हायर। हाँ ओके, सो Jan 25 का हुआ क्वेश्चन। यस, 10 मार्क्स एकोमोडेशन का। आपको फर्स्ट 17 मिनट्स का टाइमर लगा के सॉल्व करना है ये। हाँ 10 मार्क्स का, देन चेक करते ओरली 5 मिनट्स में चेकिंग हो जाएगा। सम्मी काढूंगा फोटो। जिया तुम्हें भी चाहिए फोटो, दिख रहा है? ओके, वाह, इसमें लेजर अकाउंट है। यस, मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट। जर्नल का लेजर पोस्टिंग, हम जो जर्नल एंट्रीज करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट लेजर बनाओ। सब सेजल के बुक्स में ही करना है। हैरी ड्रॉज अ बील ऑन सेजल, सेजल ड्रॉई है। ड्रॉई के बुक्स में जर्नल एंट्रीज, एंड सेजल ड्रॉई के बुक्स में ही हैरी का अकाउंट आएगा ना। मतलब पूरा ड्रॉई के एंगल से ही सोचना है। हैरी ड्रॉवर है फर्स्ट टाइम। पेपर ना September 24।
जिया, मैंने तुम्हें भी व्हाट्सएप किया है। ओके, तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख सकती हूँ मैं कौन से होमवर्क को वगैरह देने।
टाइमर बज गया. हाँ, हो गया 17 मिनट्स. करो कंप्लीट. डिस्काउंट ना. आणि ते चुकलं तर पुढचं सगळं चुकणार. एंट्रीज तर लिहा. एंट्रीज लिहिलाय मी. हां. तर बघते की अजून काही मेथड आहे का. मला एंट्रीज लिहून जायचं काय. हो. मी अजून वेळ काढते काही करू शकते. न्यूमरेटर मध्ये काय आहे? बेनिफिट ऑफ फर्स्ट बिल हो. प्लस 1000 प्लस 55,950 हां आणि अपॉन डिस्काउंटेड बिलची अमाऊंट हां इंटू डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट. हां 4050 डिस्काउंट 4050 इंटू 4050. हां करेक्ट. मग डिस्काउंट 80,000 बिल आहे ना, न्यू बिल मायनस 74,600 ना. 5,400 च्या 3/4. 4050 हो हां त्याला मल्टिप्लाय करायचं. तीच टोटल डिस्काउंट इज 5,400 च्या 3/4 च्या 3/4 द्यायचा ना. आणि मग बँक म्हणजे अमाऊंट किती लिमिट करायची. जेवढी रिसीव झाली आहे त्याच्या 3/4 74,600 इंटू 3/4. हां त्यातनं आधीचं मायनस केलं आहे ना. हो आधीचं बेनिफिट पण द्यावं लागेल ना. नाही द्यायचं. 74,600 इज रिसीव फ्रॉम बँक and after making first bills payment remaining amount का 3/4 दिला है ना. so minus 60,000 74,600 received from bank minus 60,000 is payment of first bill. so remaining amount is 14,600 चा 3/4. 10,950 हाँ ओके यहाँ पर थोड़ा सा वर्डिंग अलग है. हाँ जो अमाउंट रिसीव हुई है सेकंड बिल की मी तर पहिल्यांदा केलं पण ते ऍड केलं होतं पहिला बेनिफिट आणि मी तसं केलं पण तसं वेगळंच आहे. आपने अमाउंट कौन सी ली है उसके ऊपर है. यहाँ पे वर्डिंग देखो कैसे है. द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय सेजल फॉर 74,600. सेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल सेंट 3/4 ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग टू हैरी. सो 74,600 जो रिसीव हुआ है उससे पहले आप 3,000 का पेमेंट करके उसका 3/4. हाँ करेक्ट ऐसे ही किया ना आपने. नाही आता मला कळालं आधी माझं काहीतरी वेगळंच झालं. ओके हाँ 80,000 मायनस 60,000 केलेस आणि म्हणजे रिमेनिंग आहे 20,000 त्याचं 3/4 रेमिट केलंस. नाही बिकॉज वी हॅव रिसिव्ड ओनली 74,600 ना. सो सेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल सेंट 3/4 ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग. क्या ओके 80,000 माइनस 60 हमें पैसे ही 74,600 आए हैं ना. हाँ बट जो पेमेंट रिसीव हुआ है उससे ही हम दे पाएंगे ना पेमेंट. डिस्काउंट वेगळंच आहे ना पण पहिला 4050 पूर्ण वेगळंच आहे ना. कशावर टॅली करतेस तू. बॅलन्स राहील
नाही टॅलीच होणार हॅरीचं. हो म्हणजे जर्नल पोस्टिंगमध्ये चुकलंय मग काहीतरी. हो मी सजेस्टेड आन्सर ओपन करते. देखो हम पहले के जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे उसमें कैसा था, रिया एंड जिया रिया हाँ, जो भी अमाउंट रिसीव हो रही थी फ्रॉम बैंक उसमें से कुछ अमाउंट रेमिट कर रहे थे ना, इसलिए वो 74,600 से ही फर्स्ट बिल का पेमेंट हुआ 60,000. ओके तो कितनी अमाउंट बचती है 14,600. 74,600 माइनस 60,000 फर्स्ट बिल का पेमेंट. सो 14,600 का 3/4 देना है हैरी को. सो 14,300 इंटू 3/4 10,950 आता है जो पेमेंट करना है. एंड यहाँ पर डिस्काउंट का समझा कि आपको 4050 कैसे आया वो समझा, तुला पर वो समझा. सो इन दोनों का टोटल 15,000 ऐसे मैंने किया. तुमने कुछ अलग किया है ना, 80,000 माइनस क्या किया तुमने 60,000 तो 20,000 आया, तो वो 15,000 आ रहा है. हाँ बट टू बैंक 15,000 नहीं लिखा है ना तुमने, हैरी का 15,000 लिखा. हाँ और फिर ये दो फिगर्स कैसे, या ये बैलेंसिंग फिगर. ओके बट हाँ ओके सो ये बाइफर्केशन नहीं आ रहा था, तो आपको डिस्काउंट निकाल के फिर ये बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी. मैंने पहले ये अमाउंट निकाली एंड देन मैंने 74,600 जो टोटल रिसीव्ड है ना फ्रॉम बैंक 80,000 का बिल डिस्काउंट करके 74,600 माइनस 60,000 किया मैंने फर्स्ट बिल का पेमेंट, तो वो 40,600 आ रहा है. उसका 3/4 इसको दिया ना हैरी को. 14,600 इंटू 3/4 10,950. चेक करो कैलकुलेटर पे. हाँ सो कौन सी अमाउंट पे की है वो मैंने फाइंड आउट किया पहले. टू बैंक वाला फाइंड आउट किया, फिर डिस्काउंट का फाइंड आउट किया. देखो 80,000 का बिल माइनस 74,600 सो टोटल डिस्काउंट इज 5,400.
ओके, उसका 3/4 4050 वो डिस्काउंट की अमाउंट आ गई। फिर इन दोनों का टोटल हैरी अकाउंट डेबिट लिखा। हाँ 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 हाँ, बट हमने मॉड्यूल में भी एक्चुअली कैसे सीखा था कि पहले वो 6740 रेमिट अमाउंट दी रहती है ना उन्होंने। हाँ, क्वेश्चन में दी थी 6740 ये। फिर हमने ये डिस्काउंट निकाला, इन दोनों की टोटल 8000 आ गई थी, तो इसलिए मैंने वैसे ही किया, इन दोनों की टोटल 15000 आ गई। ओके, अमाउंट पेड टू एक्स जो यहाँ पर 10,950 आया एंड 4050 फाइंड आउट किया डिस्काउंट, एंड इन दोनों की टोटल ऐसे 15,000, क्योंकि वैसे ही हमने इसमें किया था ना मॉड्यूल के क्वेश्चन में। हाँ, वो कैलकुलेट करना था क्वेश्चन इंटरप्रेट करके कि आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल सेजर रेमिट्स 3/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू हैरी, वो सेंटेंस इंटरप्रेट करके वो अमाउंट 10,950 आ रही है। हो नाही, तरी यायला पाहिजे ना, तरी कसं येईल बघ, 74,600 डिनॉमिनेटर इंटू टोटल डिस्काउंट 5,400। हाँ, फर्स्ट बिल का बेनिफिट एंड अभी कितना रिसीव किया, 10,950 रिसीव किया। सो चेक करो ये जो रेशो है वो 0.75 है, ये रेशो ही 0.75 मतलब 3/4 हो गया। हाँ, ऐसे ही करो, मैंने ऐसे ही किया था। हाँ, अभी एक ही फिट बैठ गया ना दिमाग में। ये पहले का बिल का अमाउंट नहीं पे किया था ना उसने, 60,000 का पहला बिल था, उसमें से 15,000 दिया था ना। ओके, सो फर्स्ट बेनिफिट, फर्स्ट बिल का अमाउंट ड्यू प्लस दिस इज रिसीव्ड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड। हाँ, ये हैरी को पे की है, ऊपर की न्यूमरेटर की। हाँ, करेक्ट करेक्ट, इनटू टोटल डिस्काउंट। यहाँ पर ऐसे ही है ना, फर्स्ट बिल का जो नहीं पे किया था 20,000, अभी रिसीव हुआ था 6740, टोटल डिस्काउंटेड बिल, टोटल डिस्काउंट। ओके, सो आपको आन्सर दिखाना है ना, आणि तुला लेजर बघायचं। हाँ, करेक्ट। हो ओके, सो इंटरप्रिटेशन का गेम है। हाँ, पूरा लॉजिक सब वही है। ओके, तो अभी न्यू सिलेबस में वो वैसे ही कर रहे हैं कि कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। अभी इन्होंने आरटीपी में क्या किया, ये समझ में आ गया है ना पूरा। अभी इसमें किसको डाउट है, फिर से कुछ डिस्कस करना है?
ये एंट्री की क्या, बिल्स पेएबल टू बैंक 60,000। नहीं, इम्पॉर्टेंट है ना, पैसे जब तक नहीं आते तब तक कैसे पेमेंट करोगे। ये पैसे 74,600 आने के बाद ही इसका पेमेंट हुआ ना। हाँ, फर्स्ट बिल का पेमेंट होगा, पैसे नहीं है इसलिए तो ये सब चल रहा है ना। डिसऑनर कुठे केलंय? हां, नहीं, हाँ ये भी एक मिस्टेक होता है। हैरी टू बिल्स पेएबल फर्स्ट एंट्री की। ओके, हम सेजल है ना, हमने हैरी का बिल एक्सेप्ट किया। हाँ, देन हैरी ने उसका डिस्काउंटिंग किया और हमें कुछ पैसे दिए। ओके, देन नया बिल ड्रॉ किया। सो हैरी ने जो पेमेंट नहीं किया हमें, उसकी एंट्री नहीं आती है, क्योंकि पेमेंट ही नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, तो एंट्री कैसे आएगी ना। तो इट इज नॉट अ डिसऑनर ऑफ बिल। ओके, इसमें बिल थोड़ी है हैरी ने एक्सेप्ट किया था, हैरी तो ड्रॉवर था ना। उसके बुक में आएगा अगर हमने डिसऑनर। हाँ, यहाँ पर आपने एकोमोडेशन के लिए वो बाइफर्केशन किया था। एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेजल की है बैंक को पे करना। अगर सेजल ने बैंक को नहीं पे किया तो वो डिसऑनर ऑफ बिल हो गया। करेक्ट? सेजल ने थोड़ी डिसऑनर किया है, सेजल ने तो पे कर दिया ना बिल्स पेएबल टू बैंक, डिसऑनर हुआ ही नहीं है बिल। हाँ करेक्ट, डिसऑनर हुआ ही नहीं है बिल। हैरी ने पेमेंट नहीं किया है सेजल को ऑन ड्यू डेट, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्ट था 45,000, दैट 45,000 इज नॉट डिसऑनर ऑफ बिल। वो तो एग्रीमेंट सेजल एंड हैरी के बीच में हुई थी। ओके, 60,000 का बिल ड्रॉ करेंगे, जो भी पैसे आएंगे उसमें से हम बांट लेंगे 1/4 3/4, तुम ड्यू डेट पे मुझे देना, मैं देती हूँ बैंक को। ओके, सो वो ड्यू डेट के पहले ही वो सेकेंड बिल ड्रॉ करती है। हाँ, उसी टाइम, हाँ उस टाइम उसने नहीं दिया। ऑन ड्यू डेट हैरी नॉट पेड है ना, क्या वर्डिंग है? On the due date, Harry was unable to remit his share to Sejal. So सेम डेट पे नया बिल ड्रॉ करके डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो पैसे आएंगे ना सेम डेट को। ये सब सेम डेट पे हो रहा है, मतलब सेम डेट पे हैरी इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट, ऑन सेम डेट न्यू बिल ड्रॉन, ऑन सेम डेट इसका डिस्काउंटिंग किया, एंड ऑन सेम डेट सेजल ने पेमेंट कर दिया बैंक को, एंड फर्स्ट बिल का ऑनर हो गया है फर्स्ट बिल। सो हैरी ने 45,000 नहीं पे किया सेजल को, तो उसकी एंट्री ही नहीं होगी, क्योंकि पेमेंट ही नहीं हुआ है ना। सो एंट्री नहीं होगी। अगर पेमेंट आ जाता तो नए बिल का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। सेकंड बिल वो डिसऑनर्ड ये तो इंसॉल्वेंट था। हाँ तो ते वाला बिल करेक्ट, क्योंकि वो एक्सेप्ट किया है, अभी सेकेंड इसमें वो ड्रॉ ही है। हाँ ठीक है, एक ही लास्ट सिर्फ दिखाती हूँ आपको कि उन्होंने कैसे कंसेप्ट का एप्लीकेशन किया है आरटीपी में। आपका आरटीपी भी आ गया है। हाँ, रिवीजन टेस्ट पेपर क्या होता है पता है ना आपको?
मई 25 RTP एंड जनवरी 25 RTP, दोनों RTPs में सेम क्वेश्चन डाला है उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज का। स्टार्टिंग देखो कैसी है, तो पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ समर अलॉन्ग विथ नरेशन ऑन अक्टूबर, डेट भूल गए हैं वो, 2024 समर सेल्स गुड्स to Amar for 25,000 plus IGST at 18% and draws 2 bills of exchange on him. The first bill for rupees 15,000 for 2 months and the second bill for the balance for 3 months. So इसमें GST के एंट्रीज जिसको आ रहे हैं उसका ही सेकेंड बिल का अमाउंट निकालने को आएगा। सेकेंड बिल का अमाउंट दिया ही नहीं, इट इज फॉर बैलेंस। हाँ, एंड एंट्री कैसे करोगे जीएसटी की? हाँ करेक्ट, अमर अकाउंट डेबिट, करेक्ट अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST एंड परचेसेस के ऊपर इनपुट। हाँ ओके, सो 9% एंड ये इंटीग्रेटेड GST है, इसलिए ये 18% डायरेक्टली। सो करो 25,000 प्लस 18% करो डायरेक्टली, प्लस 18% 29,500 माइनस 15,000 14,500 दूसरा बिल इंक्लूड करके। हाँ, उसके लिए पे कस्टमर से रिसीवेबल टोटल कितना है आपको? 29,500। एंड आगे दिया है अमर एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न्स दिस बिल्स टू समर, बोथ द बिल्स आर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 1 अक्टूबर 24। क्या एंट्री आएगी? बोथ द बिल सेंट टू बैंक। हाँ करेक्ट, bill sent for collection to bills receivable. In due course, Summer receives the information from the bank on due date of the respective bill that the bill of 15,000 has been duly met and the other bill has been dishonored. Noting charges paid on the dishonor of second bill are 500. फर्स्ट बिल का हाँ टू बैंक, करेक्ट। सो फर्स्ट बिल ऑनर हुआ है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 15,000 एंड सेकेंड बिल डिसऑनर हुआ है एंड उसके नोटिंग चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे 500। सो अमर फिर से डेटर हो गया, अमर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 14,500 टू बैंक 500, सो टोटल 15,000। ठीक है, ओके समझ में आ गया? हाँ सो सितंबर 24 वो एग्जाम लेवल क्वेश्चन था, ये आरटीपी का है। सो एग्जाम लेवल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं क्या कैसे है? एंड एक्चुअली मॉड्यूल जैसा ही था, एक्स एंड वाई जो हमने किया था इलस्ट्रेशन वैसा ही सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा वर्डिंग्स में चेंजेस थे सिर्फ। ठीक है, इसलिए तो मैंने बोला कि वो डिस्काउंट की प्रैक्टिस करके ही आपको आ जाएगा। अभी कल का शेड्यूल आपका कैसे है बताओ? हम ओके, बट वो तो उसका टाइमिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना, 2:30 to 4:30 है ना।